सो हेलो एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखो, आज का जो टॉपिक है वो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग है। आज हम यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस को डिकोड करेंगे कि क्या क्या इस एग्ज़ाम के पैटर्न होते हैं, क्या इसका एलिजिबिलिटी होता है, क्या सिविल सर्विस एग्जाम्स में इनके पोस्ट क्या क्या होते हैं। प्लस इसके अलावा हम जानेंगे कि ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट कैसे होते हैं। क्योंकि देखो, होता है क्या है कि देश में देखा जाए तो बहुत सारे एस्पिरेंट स्टूडेंट्स होता है जिनको एक होता है बचपन से कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, आईपीएस बनना है, बट उसके रियल बेसिस क्या है, कहाँ से इसकी रिक्रूटमेंट्स होती है, वो जानना ज़रूरी है। तो जो स्टूडेंट्स अपने 2024 में या फिर चाहते हैं कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस क्या होता है तो जानने के लिए, उनके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रहेगा। तो ये बाइलिंगुअल लैंग्वेज में रहेगा। स्टार्टिंग विथ कि यूपीएससी सिविल सर्विस है क्या और सिविल सर्वेंट कौन होते हैं। जो देखो, पहली बात तो बता दूं, यूपीएससी कोई एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। यूपीएससी एक गवर्नमेंट एजेंसी है जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सीडीएस, जिसमें आप आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स जैसे संस्थाओं में जाकर के अपना आप सर्विस देते हो, या कि डिफेंस हो गया आपका। सीएपीएफ ये आपको आती है पैरामिलिट्री में, जो कि अंडर होम मिनिस्ट्री होती है, ठीक है। ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है सीडीएस, और सीएपीएफ जो है वो होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। इसके अलावा डिफेंस मिनिस्ट्री में एक और है जो कि एनडीए, दैट इज़ नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसके अलावा आते हैं यूपीएससी में और सीएमएस जो कि मेडिकल में होता है, सीपीएफओ, सॉरी ईपीएफओ। इसके अलावा आपको एक और एग्ज़ाम, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम क्या है, वो है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम होता है इंडिया का, क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेज होते हैं एग्ज़ाम्स के। प्लस इसके अलावा इसमें आती है मेरिट लिस्ट। इसी के एग्ज़ाम्स के थ्रू आप आईएएस, आईपीएस जैसे बड़े पदों पर अपना देश में काम करते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि सिविल सर्वेंट क्या होता है, इसके काम क्या होते हैं। सो लेट अस नो हु आर सिविल सर्वेंट। सो पहली चीज़, सिविल सर्वेंट क्या होते हैं। तो सिविल सर्वेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है देश की एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने के लिए, उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए, और कंट्री को, देश को आगे डेवलपमेंट और प्रोग्रेस की ओर बढ़ाने में। जैसे देखा जाए तो जो आप जानते हैं लोकल लैंग्वेजेस में कहा जाता है कि कलेक्टर साहब, डीएम साहब जिसे कहते हैं हम लोग, या फिर आईपीएस, एसपी साहब, तो उनका काम क्या होता है आप नोटिस करना कि जो लोकल लेवल्स में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या फिर देश के में देखा जाए तो सचिव होते हैं, प्लस इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट में डीएम्स होते हैं। उनका काम होता है अपने इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ के साथ में जो ग्राउंड पर एक डेवलपमेंट का कुछ पॉलिसीज़ लेके आना है, कैंपेन चलाना है, तो वो सिविल सर्वेंट का काम होता है। जैसे बता दूं आपको मैं, देश में 3 बॉडीज़ होती हैं। पहला बॉडीज़ होता है लेजिस्लेचर होता है, दूसरा बॉडी आपका होता है एग्जीक्यूटिव बॉडी, और तीसरा होता है जुडिशियरी। लेजिस्लेचर क्या बनाता है, लॉ बनाता है, उससे इम्प्लीमेंट कौन करता है, एग्जीक्यूटिव बॉडी, और उससे प्रॉपर तरीके से जस्टिस देने वाला काम कौन करता है, वो करते हैं जुडिशियरी, मतलब जज, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या है, इनके 2 प्रकार होते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। अब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं अमित शाह कौन है, हमारे देश के होम मिनिस्टर हैं। तो देखा जाए तो ये एक लेजिस्लेचर भी हैं, क्योंकि ये सरकार में, लोकसभा में, राज्यसभा में बैठते हैं, तो मतलब ये लॉ पॉलिसीज़ भी बनाते हैं। प्लस ये एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भी हैं, क्योंकि जो पॉलिसीज़ हैं उससे लेके जाने वाले ग्राउंड पर कौन है, अमित शाह जी। मतलब ये एक कह सकते हैं कि आपको प्राइमरी कह सकते हो आप, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, यही सिविल सर्वेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो 2024 में बीजेपी की सरकार ना होकर के आ जाती है, एक जो इंडिया अलायंस है हमारी, उसकी सरकार आ जाती है, तो अब ऑब्वियस सी बात है सिविल सर्वेंट जो हैं वो तो नौकरी पर ही हैं अपने, तो वो उनके अंडर भी काम करेंगे, ये हटने वाले नहीं हैं। मतलब जो पॉलिसीज़ इंडिया अलायंस की जो होगी, INDA, I.N.D.IA,
तो इनका क्या होगा, जो इनके पॉलिसीज़ होंगे उसको फॉर्मुलेट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए परमानेंट एग्जीक्यूटिव काम करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा चेहरा यहाँ पर है अजीत डोभाल। तो NSA अजीत डोभाल क्या है, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, जो कि देश की सुरक्षा को लेकर के एडवाइस करते हैं हमारे PMO को। तो अब नोटिस ऑब्वियस सी बात है, ये कोई पॉलिटिकल बॉडी नहीं है, ये एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं, सिविल सर्वेंट हैं, जो कि देश की सेवा करते हैं। ठीक है, सो अब आते हैं कि इनका काम क्या होता है, ये जानते हैं। तो व्हाट इज़ द वर्क ऑफ सिविल सर्वेंट? तो एक बेसिस ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब लोकल गवर्नमेंट मान लो इनको आप। ऐसे मोदी जी अपना पॉलिसीज़ लेके आते हैं, बट उसे सही तरीके से ग्राउंड के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट करने वाला काम कौन करते हैं, ये सिविल सर्वेंट करते हैं। तो इसीलिए इनको कहा जाता है बेसिस ऑफ गवर्नमेंट। इसके अलावा आपको इनको कहा जाता है इम्प्लीमेंटिंग द लॉ पॉलिसीज़, लॉ एंड पॉलिसीज़। मतलब आप जानते हो कि जो SP होते हैं एक डिस्ट्रिक्ट के, वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम वो होता है IPS का। इसके अलावा जो पॉलिसीज़ को सही तरीके से अकॉर्डिंग विद द सिटीजन्स नीड, तो वो काम होता है हमारे सिविल सर्वेंट्स का। इसके अलावा आपको पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने का काम, ये भी सिविल सर्विस का होता है। इसके अलावा स्टेबलाइजिंग फोर्स का काम भी सिविल सर्वेंट करते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखो बात क्या है ना, कि देखा जाए तो देश में जो माइंडसेट होता है, जो इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ मिलते हैं फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, की किस जगह पर कौन से पॉलिसीज़ लाने चाहिए जिससे देश का भला हो, तो वो सभी दिमाग होते हैं सिविल सर्वेंट के। ठीक है, नेता सामने को होता है क्या है कि एक दो चेहरे होते हैं। सामने आपको कौन दिख रहा है कि निर्मला सीतारमन ने अपना पॉलिसीज लेके आए, या फिर अरुण जेटली क्या GST लेके आए। ठीक है, चेहरा कौन सा है, चेहरा है आपका अरुण जेटली का, बट उसके पीछे और भी जो दिमाग है सचिवों का, जो सिविल सर्वेंट का है, तो उसे कौन कर रहा है, डेवलपमेंट का आइडियाज़ कौन दे रहा है, वो दे रहे हैं हमारे सिविल सर्वेंट। ये पर्दे के जो पीछे इंसान जो वर्क कर रहा है वो कौन है, सिविल सर्वेंट है। ठीक है, इसके अलावा इनका काम होता है वेलफेयर सर्विसेज का। तो वेलफेयर सर्विसेज क्या है, जो देश में सिटीजन्स हैं उसको बेटर तरीके से कह सकते हो कि जो उनकी नीड्स हैं, डेली बेसिस पे नीड्स हैं, उससे सर्विसेज देने के लिए आपको सिविल सर्वेंट काम करते हैं। इसके अलावा डेवलपमेंट फंक्शंस का भी काम रहता है सिविल सर्वेंट का। एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशंस में आपको ये वर्क्स करते हैं। तो आप जानते हैं कि क्या क्या इनके पोस्ट होते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस में। तो पहला पोस्ट है आपका IAS, जो कि आप जानते हो हर वक्त को लोकल लैंग्वेज में कह देते हैं लोग कि IAS बन जाओ, IAS बन जाओ। इट इज़ IAS, ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस का पार्ट है। आप नोटिस करना, मैं जितना काउंसलिंग अपने करियर में किया है, काउंसलिंग में नोटिस करता हूँ मैं कि जो पेरेंट्स क्या बोलते हैं या फिर स्टूडेंट्स होते हैं, वो बोलते हैं मुझे IAS बनना है तो मैं UPSC का एग्ज़ाम दूंगा, ऐसे बोलते हैं नॉर्मल तरीके से वो। बट रियलिटी क्या है, आप फिर से बता दूं मैं, UPSC एक संस्था है, उसके अंडर एक एग्ज़ाम है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, उसके अंडर एक पोस्ट है IAS। तो IAS का कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, इसको कहते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जो कि UPSC के अंडर में आता है। ठीक है, इसके अलावा आपको IPS जो कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं। IFS कौन है, वो जो फॉरेस्ट को कंजर्वेशन का काम करते हैं, उसे प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो ये फॉरेस्ट में जंगलों में बेसिकली इनका जो ऑफिसर्स होते हैं वो वर्क करते हैं। इसके अलावा IFS इंडियन फॉरेन सर्विस, ये आपको IAS के साथ में इनकी रिक्रूटमेंट्स होती है। जैसे यहाँ पर ये हैं हमारे देश के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर S जयशंकर। तो ये भी एक कह सकते हो कि ये एक्स सिविल सर्वेंट हैं, जिन्होंने ये एक्स IFS ऑफिसर हैं, जिन्होंने बहुत सारे लाइक चाइना में और फर्दर देशों में इन्होंने एज ए डिप्लोमेट काम कर चुके हैं, वहाँ पर एज ए सेक्रेटरी काम कर चुके हैं ये। इसके अलावा और भी पोस्ट होते हैं। हम लोग जानते हैं कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में 3-4 ही पोस्ट होते हैं, बट ऐसा नहीं है। इसके अलावा ग्रुप A ग्रुप B पोस्ट, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर, फॉरेस्ट और फॉरेन पॉलिसी के अलावा भी तो काम हो रहे हैं ना देश में, लाइक रेवेन्यू हो गया, टैक्सेशन हो गया, रेलवे हो गया। तो इसको कौन देख रहा है,
तो यहाँ भी सिविल सर्विस बॉडीज होती हैं जो कि वर्क करती हैं। तो आइए देखते हैं ग्रुप ए कौन कौन से पोस्ट हैं। ग्रुप ए पोस्ट में आपको फर्स्ट है आपका इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, सिविल्स अकाउंट सर्विस, कॉर्पोरेट लॉ हो गया, डिफेंस अकाउंट्स हो गया, डिफेंस स्टेट्स हो गया, इसके अलावा इंफॉर्मेशन सर्विस हो गया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस हो गया, इसके अलावा कम्युनिकेशन फाइनेंस सर्विस हो गया, पोस्टल सर्विस हो गया, रेलवे अकाउंट्स हो गए। मतलब रेलवेज भी हैं, रेवेन्यू भी है, ट्रेड भी है, प्लस आरपीएफ भी इसी के अंडर में आते हैं। तो ये ग्रुप ए पोस्ट हो गए। ग्रुप बी पोस्ट कौन कौन से हैं? तो ग्रुप बी पोस्ट जो कि आपको आइलैंड्स में वर्क करते हैं, लाइक जो आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर्स है सिविल सर्विसेज का, वो उसमें आपको ग्रुप बी ऑफिसर्स होते हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, दिल्ली में, लक्षद्वीप में, दमन दीव में, तो यहाँ पर भी कौन है? ग्रुप बी ऑफिसर्स हैं। तो ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ग्रुप बी में आती हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट है आपका क्या इसकी एलिजिबिलिटी होती है। तो नॉर्मल यही है कि जो IAS, IFS एंड IPS की जो पोस्ट होते हैं उसके लिए जो अवेलेबिलिटी है वो सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए ही है। अदर दैन डैट जो अगर मान लो नेपाल, भूटान, तिब्बत के जो कैंडिडेट हैं वो चाहते हैं IAS के लिए अप्लाई करना, वो नहीं कर पाते हैं इसमें। अदर सर्विस एग्जांपल फॉर एग्जांपल IRS हो गया, इसमें आप अपने IFS हो गया, मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हो गया, ग्रुप ए ग्रुप बी पोस्ट में नेपाल, भूटान, तिब्बत जैसे जो भी सिटीजन्स हैं वहाँ के, वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि वो 1 जनवरी 1962 से पहले यहाँ पर प्रॉपर इंडिया में सेटल होना उनको ज़रूरी है। ठीक है, अब आते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि देखो होता क्या है कि यहाँ पर आपने एक फ़ोटो लगाया मैंने, तो कहा जाता है कि एवरेज 6 से 8 लाख फॉर्म्स तो और ज़्यादा फिल होते हैं, बट 6 से 8 लाख का एक एवरेज कहा जाता है कि एग्ज़ाम्स में अटेम्प्ट होता है। मतलब प्रीलिम्स में जो फर्स्ट फेज है एग्जामिनेशंस का, वहाँ पर अराउंड 6 से 8 लाख लोग एग्ज़ाम्स को देते हैं। सेकेंड राउंड देखा जाए तो जो पोस्ट है हमारा उससे 10 टाइम्स या 15 टाइम्स आपको मेंस के लिए सिलेक्शन होता है। तो मेंस क्या है? हमारा सेकेंड फेज एग्जामिनेशन होता है, जहाँ पर अराउंड देखा जाए एवरेज तो 8 से 12 हज़ार के लोग सिलेक्ट होते हैं मेंस के लिए। नेक्स्ट स्टेज होता है आपका इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में अराउंड इसके 3 टाइम्स या 2 टाइम्स आपके जो वैकेंसीज़ हैं उसके 3 टाइम्स से 3 टाइम्स आपको वैकेंसीज़ में इंटरव्यू के लिए पास आउट होते हैं। मतलब यहाँ पर अराउंड 2000 से लेकर के 3000 लोगों के बीच में इंटरव्यूज़ के लिए होती है। अब देखो प्रीलिम्स जो है वो हर एक सिटीज़ में होती है। प्रीलिम्स जो फर्स्ट फेज एग्ज़ाम है वो हर एक सिटीज़ में होती है, जो भी इंडिया के टॉप सिटीज़ हैं वहाँ पर एग्ज़ाम से कंडक्ट किए जाते हैं। मेंस भी हर एक सिटीज़ में कंडक्ट होती जाती है, लेकिन इंटरव्यू आपको दिल्ली ही आना पड़ता है। दिल्ली में आपको UPSC भवन है, वहाँ आके अपना इंटरव्यू शेड्यूल होता है आपका। ठीक है, डिफरेंट डेट्स को डिफरेंट कैंडिडेट्स का इंटरव्यू शेड्यूल होता है। इसके अलावा लास्ट होती है हमारी मेरिट लिस्ट। उसको पहले यहाँ से जानते हैं कि इसकी एज लिमिट क्या होती है। तो आपको ये याद रखना है बिफोर योर प्रिपरेशन स्टार्ट कि इसकी एज लिमिट क्या है और कितने अटेम्प्ट्स होते हैं जनरल वालों के लिए, OBC वालों के लिए, SC ST वालों के लिए और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए भी। तो देखो जनरल और EWS जो कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन होता है, उनकी जो मिनिमम अप्लाई एज है वो 21 है, लेकिन इसकी जो अटेम्प्ट्स हैं वो 6 हैं मात्र। तो आपको 6 अटेम्प्ट में अपने एग्ज़ाम्स को क्रैक करना होगा। देखो यहाँ क्या डाउट्स होती हैं कि आपने अगर फॉर्म फिल कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना अटेम्प्ट दे दिए। आपको एग्ज़ाम्स में मान लो अपना आपका 26 मई को एग्ज़ाम है इस साल। हर साल ये एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो मई लास्ट वीक या जून फर्स्ट में होता है। इस बार 2024 में जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं वो होने वाले हैं 26 मई को। ठीक है, तो अगर मान लो फॉर्म आपने फिल कर दिया फरवरी में, ठीक है, भरने के बाद आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो ये आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा, क्योंकि फॉर्म फिल करने से कुछ नहीं होता। आपको एग्ज़ाम्स आकर के वहाँ पर प्रॉपर जो अटेंडेंस होता है वो आके दोगे तभी आपका अटेम्प्ट काउंट होता है यहाँ पर। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। एक मिसकंसेप्शन होता है कि हाँ मतलब अटेम्प्ट आपने फॉर्म भर दिया तो आपका अटेम्प्ट काउंट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एग्ज़ाम में आके बैठोगे तभी आपका अटेम्प्ट काउंट होगा। ठीक है, तो आपके पास जनरल वालों के पास कितना अटेम्प्ट है? 6 है। मैक्सिमम एज कितनी है? 32 साल।
ओबीसी के लिए सेम मिनिमम एज सभी के 21 साल ही हैं। मैक्सिमम यहाँ क्या है कि यहाँ इनको 3 इयर्स का मिल जाता है एज रिलैक्सेशन, जहाँ पर इनके अटैम्प्ट बढ़ जाते हैं 9, तो इनका 9 अटैम्प्ट हो जाता है ओबीसी का। SC ST वालों के लिए मैक्सिमम एज है उनकी 37 है, और इनके अटैम्प्ट्स कितने हैं वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड नहीं कह सकते इनको, कह सकते हो कि आप मान लो 21 साल मिनिमम एज है, 37 इनकी मैक्सिमम है। मान लो पहला कोई कैंडिडेट है वो 21 की एज में एग्ज़ाम्स देते हैं, तो उनके पास अराउंड 16 अटैम्प्ट्स हो जाते हैं। तो 16 अटैम्प्ट्स SC ST वालों के लिए है। अगर आप चाहते हो तो हर एक अटैम्प्ट्स दो, हो सके किसी अटैम्प्ट में यहाँ पर क्लियर क्रैक हो जाएगा एग्जाम ये। इसके अलावा फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए क्या है, मिनिमम 21 ही है, मैक्सिमम यहाँ पर हो जाती है 42 की एज। तो इसमें भी क्या है, आपको जनरल वालों के लिए, EWS वालों के लिए और OBC वालों के लिए 9 ही अटैम्प्ट हैं, ठीक है, लेकिन SC ST वालों के लिए अनलिमिटेड है। तो आपको ये याद रखना है इस चीज़ में कि एग्ज़ाम दे रहे हो तो फोकस करना है कि आपको अटैम्प्ट्स अपने कम से कम बर्बाद करने हैं। इफ़ यू आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन, डोंट वेस्ट योर अटैम्प्ट। अगर आप जनरल में आते हो तो बिल्कुल अटैम्प्ट वेस्ट मत करना। OBC वालों को तो और है कि उनके पास 3 अटैम्प्ट एक्स्ट्रा हैं, तो वो भी ज़्यादा वेस्ट ना करें, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत टफ होता है। प्रॉपर प्रिपरेशन, प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ में अपने एग्ज़ाम्स को देना पड़ता है, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप मेंस भी क्रैक कर लोगे, इंटरव्यू भी क्रैक कर लोगे, बट आपके कुछ नंबर से लिस्ट में नाम नहीं आएगा, तो ये भी क्या हो रहा है, आपका अटेम्प्ट एक बर्बाद हो रहा है। तो इसी से वही है, आपको नेगेटिव ना हो करके हमेशा पॉजिटिव में देखना है। अगर मान लो इस साल बर्बाद भी होता है, आप फिर से प्रिपरेशन करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना वेस्ट कर रहे हो टाइम। आप अपना सही तरीके से, सही अप्रोच के साथ में अपने एग्जाम्स लोगे तो बेटर रहेगा। तो आगे आते हैं प्लान ऑफ एग्जामिनेशंस में। तो देखो, पहला एग्ज़ाम होता है आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जो कि आपका फर्स्ट फेज होता है एग्जामिनेशंस का, जो कि होती है ऑब्जेक्टिव टाइप में, ऑप्शन वाइज होती है क्वेश्चंस। ये एक्चुअली बता दूं मैं आपको, ये एग्ज़ाम्स ऑफलाइन होती हैं, ऑनलाइन नहीं होती हैं ये। यहाँ आप सेंटर्स पे जाओगे, सेंटर पे जाने के बाद आपको प्रॉपर एक क्वेश्चन बुकलेट मिलता है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक OMR सीट मिलती है, उसको फिलअप करके आपको सबमिट करना होता है वहाँ पर, ठीक है। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होती है। इसके अलावा आपको मेंस एग्जामिनेशन का सेकंड फेज, जो कैंडिडेट अपना एग्ज़ाम्स क्लियर कर लेते हैं फर्स्ट फेज़ का, उसके बाद हो जाते हैं मेंस एग्जामिनेशन में। ये एक रिटर्न बेस्ड एग्ज़ाम है, जिस फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मान लो कभी आपने डिग्री एग्ज़ाम दिए होंगे अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम्स, तो आपको प्रॉपर एक तरीके से आंसर राइटिंग करना होता है। तो यहाँ भी आपका क्या है, आंसर राइटिंग है। आंसर राइटिंग इन ए सेंस, आपको सुबह 9 बजे पहुँच जाना है सेंटर पर, 9 से 12 आपका पहला एग्ज़ाम होगा, 3 घंटे का रिटन एग्ज़ाम। सेकंड आपका 2 से 5 होता है आपका शाम तक, मतलब पूरे दिन आप बिज़ी रहोगे एग्ज़ाम देने में ही, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फेज है, आप जब अपना मेंस एग्जामिनेशन सेकंड फेज क्लियर कर लेते हो, तो अब आपका होता है इंटरव्यू एंड ए पर्सनैलिटी टेस्ट। ये कोई टेस्ट, एग्ज़ाम टेस्ट नहीं है, यहाँ आपको बोर्ड मेंबर्स होते हैं जो कि आपसे उन सवालों को पूछते हैं, जैसे मान लो आपका IQ, आपका करंट में कितना नॉलेज है, आप कैसे कह सकते हो कि इंस्टेंट अपने जवाब को बना करके बोल सकते हो, एक बैलेंस मेंटेन करने वाला काम कैसे कर पाते हो, तो वो चीज़ें देखी जाती हैं आपको इंटरव्यूज़ में। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो सब एक कैंडिडेट चाहते हैं जो एग्ज़ाम देते हैं, वो होता है ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट। देखो, यहाँ आप ये सोचते हो कि आप इंटरव्यू क्रैक कर लोगे तो हो जाएगा, ऐसी चीज़ नहीं होती है। यहाँ पर आपको एक अपने नाम को, अपने सुनहरे नाम को इस लिस्ट में आना ज़रूरी है। चाहे आप कोई भी रैंक लेके आओ, पर जब तक ये लिस्ट में नाम नहीं है तब तक आप सिविल सर्वेंट नहीं कहलाओगे। सिविल सर्वेंट में आपका रैंक नहीं होगा तो आप कोई भी पद नहीं कर पाओगे, आपने भले एग्जाम्स कोई भी क्रैक कर ली हो, ठीक है। तो ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में डिफरेंट डिफरेंट रैंक्स के डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चॉइस होते हैं, वो आपको आगे फर्दर वीडियो में बताऊँगा मैं। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट, अब स्टार्ट करते हैं कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जो कि फर्स्ट फेज है हमारा एग्जामिनेशंस का, जो कि इस बार मई 2024 का जो है आपका मई 26 में होने वाला है। तो ये एक तरीके से 2 पेपर इसमें कनेक्ट होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। पहला होता है आपका GS पेपर 1, जो कि 200 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। GS पेपर 2 होता है, वो CSAT होता है 200 मार्क्स का। ये होते हैं 100 क्वेश्चन, ये होते हैं 80 क्वेश्चन, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर क्या है ना, जीएस पेपर 1 प्रीलिम्स की जो एग्जामिनेशन है, ये आपको मेरिट लिस्ट में इसके जो नंबर्स हैं वो काउंट नहीं होते हैं, ये याद रखना है आपको। बस आपको कैसे करके भी कट ऑफ पार करना है इसमें। तो अभी फिलहाल रिसेंट ईयर्स में एवरेज जो कट ऑफ है जनरल वालों के लिए बता रहा हूँ मैं, 80 to 90 के चलता है इनका कट ऑफ आउट ऑफ 200। सी सेट इज जस्ट ए क्वालिफाइंग मार्क्स, क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसमें आपको 33% कैसे करके भी लेके आना है आउट ऑफ 200। ठीक है, मतलब देखा है 66 नंबर आपको कैसे करके भी 200 मार्क्स में से लेके आने हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। बाकी इसकी जो सिलेबस है मैं आपको एक प्रॉपर तरीके से अलग से वीडियो इसका बनाऊंगा मैं, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन का, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का, तो उसको आप उसमें देख पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेंस एग्जामिनेशन। देखो यहाँ पर भी क्या होते हैं, एक क्वालिफाइंग पेपर होता है और एक होता है जो मेरिट में इनका नंबर्स काउंट होते हैं। ठीक है, तो क्वालिफाइंग पेपर क्या होता है, एक लैंग्वेज पेपर होता है जहाँ पर आपको एक मैंडेटरी इंग्लिश लेवल, तो इंग्लिश का तो एग्ज़ाम देना ही पड़ता है। इसके अलावा आपको एक जो 8 शेड्यूल हमारे पास जो है उसमें 22 लैंग्वेज होते हैं, तो 22 लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको कोई भी चॉइस करना होता है अपने डैफ फॉर्म में, और उसके अकॉर्डिंग आपका पेपर होता है। ठीक है, तो 300 मार्क्स का होता है दोनों पेपर, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पेपर 1, पेपर 2 बोलते हैं इसे। तो इंग्लिश का 300 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, और कोई भी आपका एक मदर टंग लैंग्वेज जो है आपका, उस लैंग्वेज में आपका एक एग्ज़ाम होगा। ये क्वालिफाइंग पेपर है, इसका नंबर्स काउंट नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो पेपर्स जो काउंट होते हैं आपको मेरिट के लिए। तो देखो यहाँ पर क्या है, पहला जो होता है वो एसे राइटिंग है। एसे राइटिंग, अब आपने कौन सा लैंग्वेज चॉइस किया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डैफ फॉर्म, मैं डैफ फॉर्म में फिल करते हो बिफोर आफ्टर द, जब एग्जाम क्लियर हो जाता है वो डैफ फॉर्म फिल करना होता है। तो डैफ फॉर्म में क्या होता है कि जो आपने लैंग्वेज चॉइस किया है उसी के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको अपना एसे राइटिंग करना होता है। तो ये 250 मार्क्स का होता है एसे राइटिंग पेपर 1। पेपर 2 क्या है, जीएस पेपर 1 होता है, इसमें आपको इंडियन हेरिटेज के क्वेश्चंस, कल्चर के क्वेश्चंस, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, इन चीज़ों के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं जीएस पेपर 1, जिसको पेपर 2 कहते हैं हम लोग। पेपर 3 है, उसमें आपको गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशंस, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस पूछे जाते हैं आपको। पेपर 4 क्या है आपका, साइंस एंड टेक हो गया, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया। तो मतलब देख सकते हो यहाँ पर आप पेपर 1 250 मार्क्स का है, पेपर 2 250 मार्क्स का है, मतलब 500 750 आपको पूरे यहाँ हो चुके हैं, इतने आपके हो चुके हैं 1250। ठीक है, पेपर 5 क्या है आपका, ये है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। अब सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम इसमें क्या होता है, तो सब में नंबर लाने ही लाने हैं, बट आपका जो बेस है जिसमें सबसे आपने प्रिपरेशन किया है वो है आपका ऑप्शनल। क्योंकि कहा जाता है कि जिस कैंडिडेट का ऑप्शनल में अच्छा नंबर आ गया तो उसके रैंक अगर मान लो आ भी रहा है या नहीं भी आ रहा है, उसका रैंक अगर मान लो 250 आ रहा है, उसके ऑप्शनल में अच्छे नंबर आ जाते हैं, तो उसका रैंक कम से कम तो 100 डिक्रीज हो जाएगा, और मतलब 150 के करीब आ जाएगा। अगर जिसका सेशन नहीं भी हो रहा है उसने ऑप्शनल अच्छे नंबर लेके आया तो उनका रैंक में नाम आ सकता है इसमें। तो ऑप्शनल आपको चॉइस करना होता है कि किस सब्जेक्ट में आपको अपना बेटर इंटरेस्ट है, किस में आप उतना स्कोर कर पाओगे अच्छे से अच्छा नंबर। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे मान लो जो इंजीनियरिंग फील्ड के होते हैं, वो लोग अपने इंजीनियरिंग फील्ड को ना लेकर के कभी कभी वो क्या करते हैं कि जो हमारा आर्ट साइड का सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल जियोग्राफी, हिस्ट्री और हो गया पॉलिटी, उनको लेते हैं वो, पॉलिटी इन द सेंस मतलब PSIR। तो इन सब्जेक्ट को लेकर के वो ऑप्शनल में अपना बेस कमान करते हैं। या फिर बहुत सारे स्टूडेंट डाल लेते हैं क्या, हिंदी लिटरेचर, क्योंकि कहा जाता है हिंदी लिटरेचर सबसे नंबर्स ज़्यादा आते हैं। हिंदी लिटरेचर में भी आपको यहाँ पर एक फ़िलोसफिकल चीज़ तय करके हमारे राइटर्स जो हैं, पोइटर्स के हैं, उनकी आपको चीज़ें लिखनी होती हैं इसमें। तो पेपर 6 पेपर 7 जो है वो है ऑप्शनल पेपर। तो ये दोनों पेपर आपको वही बताया था मैंने आपको, सुबह 9 बजे आप आओगे, 9 से 12 एक एग्ज़ाम होगा और 2 से 5 दूसरा एग्ज़ाम होगा उसी दिन। तो पूरा मेंस का जो काउंट होता है नंबर वो कितना हो गया, 1750 नंबर आपके काउंट होते हैं मेंस में।
और आपने मेंस क्लियर करने के बाद अब हम जानते हैं कि कौन कौन से डैफ के फॉर्म फिल होते हैं। जो मैंने बताया आपको कुछ देर पहले कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्रैक करने के बाद में आपका होता है डैफ एग्ज़ाम। डैफ मतलब डैफ फॉर्म फिल की जाती है, एग्ज़ाम नहीं होता ये, डैफ फॉर्म फिल की जाती है। ये डैफ क्या है, जैसे मान लो आप अपना प्रीलिम्स का एग्ज़ाम फॉर्म फिल करोगे तो उसके बाद तो आपने एग्ज़ाम्स क्रैक कर लेते हो प्रीलिम्स को, तो मेंस के लिए फॉर्म फिल होती है। इसमें आपको क्या लैंग्वेज होना चाहिए, लैंग्वेज ऑफ राइटिंग क्या है, आपका ऑप्शनल क्या है, वो चीज़ सेलेक्ट करनी पड़ती है। जब आप अपना मेंस क्लियर कर लेते हो तो आपको फिर से डैफ फॉर्म फिल करना होता है, जिसमें आपको अपना इंडिकेट करना है क्या है कि आपको बनना क्या है, आपका चॉइस ऑफ सर्विस क्या है। आप IAS बनना चाहते हो या फिर IPS बनना चाहते हो या फिर अदर एग्ज़ाम्स जो होते हैं, अदर पोस्ट होते हैं, उनको चॉइस करना चाहते हो। इसी में आपको इंडिकेट करना होता है कि आपका जोन, किस जोन में आप अपना काम करना चाहोगे, आपका प्रेफरेंस किस जोन में है या कैडर। इसका मतलब किस एरिया में, मतलब अगर मान लो कोई एक स्टूडेंट है या फिर कैंडिडेट चाहता है कि मुझे MP कैडर में काम करना है, तो ये चीज़ें आप उसमें चॉइस में डैफ फॉर्म में फिल कर पाते हो। ठीक है। अब सेकंड लास्ट स्टेज है हमारा क्या, पर्सनैलिटी टेस्ट, ऐसे बोलते हैं हम लोग इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या है, इसके जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 275 होते हैं। ठीक है। 275 में इसमें क्या क्या पूछा जाता है। पहली चीज़ तो ये कि अराउंड 8 से 10 बोर्ड मेंबर होते हैं, वो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। वो आपके मेंटल कैलिबर को जानते हैं कि आपका कितना, एक होता है ना पॉइंट ऑफ इंटैक्ट कितना है आपका आंसर देने का, वो चीज़ें देखते हैं। वो आपको अगर मान लो देखा जाए तो आपसे वो टेस्ट ले चुके हैं, आपकी कितनी नॉलेज है वो चीज़ें आपको मेंस में और प्रीलिम्स में पूछ चुके हैं। बट यहाँ क्या है, आपके कितना आप अपना मेंटल अलर्टनेस रखते हो, यहाँ पर बैलेंस कितना है आपके जजमेंट्स में रिगार्डिंग द सोसाइटी एंड यू कैन से पॉलिटिकल थिंग्स, तो वो चीज़ें देखी जाती हैं। तो वही इंटरव्यू बोर्ड करते हैं आपको बोर्ड मेंबर्स, जहां आपके लीडरशिप क्वालिटीज़ को, आपके मॉडल इंटीग्रिटी को, इन चीज़ों को देखा जाता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। अब प्लस आपने करंट अफेयर्स में मान लो ऐसे पूछा जाता है कभी कभी कि आपका फेवरेट पार्टी कौन सा है, मतलब मैं हर कभी नहीं बोलता पूछा जाता, बट पूछा गया था ये, तो BJP या कांग्रेस, इस तरीके से पूछा जाता है कभी कभी। तो आपको यहाँ बैलेंस जवाब देना है कि आप एक तरफा ना होकर के इस बोर्ड मेंबर को दिखाओ कि हाँ मैं BJP का बंदा हूँ या फिर कांग्रेस का बंदा हूँ। आपको एज ए सिविल सर्वेंट की तरह बैलेंस वे में जवाब देना है, क्योंकि आपको दोनों के अंदर कहीं काम करना मिल जाएगा कहीं ना कहीं देश में। तो आप जब अपना इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो तब आती है आपकी ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट। इसमें सब लोग चाहते हैं कि उनका नाम इसमें आ जाए। तो मेरिट लिस्ट में भी क्या है, डिफरेंट स्टेज हैं। अगर आपका रैंक अंडर 100 आता है तो आप IAS IFS के लिए, IFS मतलब इंडियन फॉरेन सर्विस के लिए एलिजिबल हो जाते हो आप। तो अगर आपका चॉइस ऑफ प्रेफरेंस IAS होगा तो आपको गारंटी है कि आपको IAS का पोस्ट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। अगर आपका कह सकते हो कि प्रेफरेंस IPS होगा तो IPS ही मिल जाएगा आपको। इफ़ योर रैंक इज़ अबव 100 या फिर मान लो 110 प्लस, तो आपको मिलेगा IPS या फिर IRS उनको नहीं मिलता है ये। उसके अलावा और भी जो फर्दर पोस्ट हैं, जैसे सबका रैंक आएगा तो उनकी चीज़ें आपको मेरिट लिस्ट में अवेलेबल रहती हैं। तो आप देखो, अब हम जान चुके हैं कि क्या क्या पोस्ट होते हैं, क्या क्या एग्ज़ाम्स के पैटर्न होते हैं, क्या क्या पूछा जाता है, कहाँ एग्ज़ाम्स में नंबर्स काउंट होते हैं, ये हमने चीज़ें देख ली। बाकी देखो अब सिलेबस जो है, सिलेबस हो गया, सब्जेक्ट्स हो गया, इसके लिए मैं प्रॉपर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप इन चीज़ों को अलग से देख पाओगे। हमने पूरा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्या होता है, इसके पैटर्न क्या, उसको देख लिया। बाकी फर्दर चीज़ों के लिए आप जो सिलेबस सब्जेक्ट का वीडियो अलग से देख पाओगे आप। ठीक है। बाकी कुछ भी आपको डाउट्स आते हैं रिगार्डिंग दिस एग्जाम्स तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शंस में। सो थैंक यू सो मच।